चलिए बात करते हैं लेक्चर 5 की। लेक्चर 5 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें बच्चों हम बात करेंगे आज एक स्पेशल टाइप की थ्योरी की जो सारी लिमिटेशंस को कवर अप करेगी जो हमने बीबीटी में लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कुछ अपनी लिमिटेशंस देखी थी कि उसने उसके ये नहीं बताया था कि उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, उसने नहीं बताया था उसकी स्टेबिलिटी, उसने नहीं बताया था वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में कोई रीज़न नहीं दिया था, और आपको उसने कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी नहीं बताया था। ठीक है, काइनेटिक स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। तो इसी तरीके से अब हम जो नई थ्योरी पे जा रहे हैं जिसका नाम बच्चों क्या है, जिसका नाम है CFT। CFT की फुल फॉर्म आप करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको क्या बताती है? चलिए पॉइंट की हम पहले बात कर लेते हैं, तो आप अपना उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें अब आपको पता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही मेन चीज़ होती हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। एक तो बनाते हैं लिगेंड और एक आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, चलिए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे कंसीडर करती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर करती है इसे एक आपका जो है इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आप कह दीजिए। CFT जो है वो इस थ्योरी को कंसीडर जब करती है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल। अब देखिए कैसे वो कहती है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज मान लीजिए। लेट्स एज्यूम, उसको क्या कह दिया उन्होंने कि उसको आप मान लीजिए पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज। ठीक, जो आपके लिगेंड्स हैं उनको वो मानती है थ्योरी कि दे कैन बी कंसीडर एज अ निगेटिवली पॉइंट चार्ज। ठीक है, निगेटिवली पॉइंट चार्ज। यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई निगेटिवली पॉइंट चार्ज और पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो CFT का जो मेन फंडा है वो यही है कि वो आपके लिगेंड को और CM में सेंट्रल मेटल एटम को एज अ पॉइंट चार्ज क्या करती है, मान के चलती है। ठीक है, बात क्लियर हुई है आपको? चलिए अब दूसरा जो सेकंड पॉइंट दो पढ़े हमने, इन दोनों पॉइंट को आपको लेके चलना है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या फिर आप कहें बात की जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? आपने इतना तो पढ़ा है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। आपने उससे आगे नहीं पढ़ा होगा अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं और उन 5 के नाम होते हैं। नाम देखो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे। एक को बोलते हैं DXY, इसको बोलते हैं DYZ, इसको बोलते हैं DZX, इसको बोलते हैं DX² - Y² और इसको बोलते हैं DZ²। ये 5 उनको बोला जाता है। चलिए स्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं। DXY की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको पता है आपने एक X एक्सिस बना दी, एक Y एक्सिस बना दी, एक Z होती है, हम दो ही लेंगे यहाँ पे। उन दोनों में अगर हम जो उनकी लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स की लोब अगर X और Y के बीच में हो तो इसको DXY बोलेंगे। X के और Y के बीच में है, ऑन द एक्सिस नहीं, बिटवीन द एक्सिस। DYZ की जब हम बात करेंगे तो आप 2 एक्सिस बना दीजिए, एक मैंने Y बना दी और एक मैं बना दूंगा यहाँ पे Z, ये Z मान लिया हमने, और लोब्स जो है उनके बीच में। DZX की बात करिए तो 2 बना दीजिए, एक Z है एक X है और द लोब्स आर बिटवीन द ZX एक्सिस। DX² - Y² की जब हम बात करेंगे, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका स्पेशल आपको याद रखना है कि इसमें क्या होगा, आप एक X एक्सिस बनाएंगे, एक Y एक्सिस बनाएंगे एंड द लोब्स आर ऑन द एक्सिस। ये जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं? ऑन द एक्सिस। दिस इज DX² - Y²। ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। DZ² की बात करिए तो आप तीनों एक्सिस बना लो, कोई बात नहीं, तीनों एक्सिस बना देते हैं। जब हम तीनों एक्सिस बना दी हमने, ये आपकी X है, ये आपकी Y है और ये आपकी Z है, तो Z एक्सिस जो है उसके ऊपर आप इस तरह से Z एक्सिस के ऊपर इसको बनाएंगे, तो DZ² इज ऑन द Z एक्सिस। ठीक है, चलिए। सो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके, दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स।
अब आपको थ्योरी समझ में आएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसे कह रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड किसे कह रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, अगर ये पांचों डी ऑर्बिटल इस तरह से हैं, बात जैसे आपको दिखाए जाते हैं, आपको एक बना देते हैं पूरा ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे बना दिया जाता है पूरा डी सब सेल, और डी सब सेल में आपके पांचों ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे आपको दिखा दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके हैं इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की, इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल। तो इसको क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, क्या कहते हैं उसको, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब भी आपका डी सब सेल जो है, जब भी आपका डी सब सेल आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, किसका, डी सब सेल, मेटल का, तो उसको क्या बोलेंगे, डी जनरेट। तो ये कैसा है, डी जनरेट है, कैसा है, डी जनरेट। जब हम इसको जैसे ही पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता चलता है कि आपका जो ऑर्बिटल्स हैं, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ कहाँ है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, डी ऑर्बिटल्स, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों इसमें अब आपको ध्यान से सुनने वाली बात है, इसमें अब क्या होता है कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, अब आपको पता होता है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली अनकम्प्लीटली वैकेंट नहीं होते हैं, कंप्लीटली वैकेंट नहीं होते हैं, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है ना। चलिए आपको पता है कि अगर स्कैंडियम का डी ऑर्बिटल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है, ऐसे ही जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसमें 9 है, तो इस तरह से आपको सबको पता है। अब जब आपका लिगेंड्स है, लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स आपके अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। जब वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पेशल चीज़ होती है वहाँ, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी वजह से इस थ्योरी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो उनके डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग। अच्छा उससे पहले एक चीज़ याद करिए, वो फिजिक्स में भी काम आएगा, वो आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा। आप हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं अट्रैक्शन होगा, किसी दो चीज़ों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो उनकी जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके। जब भी कहीं रिपल्सन होगा, जब भी कहीं रिपल्सन होगा तो जो उसकी एनर्जी होगी उन दोनों चीज़ों की वो इंक्रीज होगी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत काम की चीज़ें हैं। जब भी कोई दो चीज़ों में अट्रैक्शन होगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी, और जब भी कहीं रिपल्सन होगा तो वहाँ एनर्जी इंक्रीज होगी। ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ध्यान दो आगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, अब ये ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी, बताया मैंने आपको, मैंने क्या कहा आपको, दे आर डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब होता है कि इन सब की जो एनर्जी है वो इक्वल है, इन सब की जो एनर्जी है वो इक्वल है, लेकिन क्या होता है कि इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, स्प्रेड, फट जाएगी वो, एक तरह से उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो कब डिस्टर्ब होगी और किस किस तरह से डिस्टर्ब होगी वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की हम बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वही क्या किस कारण होती है, जब आपके जो लिगेंड्स हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं, कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, और जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डी इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। लिगेंड्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करने हैं मेटल को, मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में क्या होता है, जब भी रिपल्सन होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब भी अट्रैक्शन होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। वो चीज़ देखनी है। देखो तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले स्प्लिटिंग की बात करते हैं, आप कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम किससे बात कर रहे हैं, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, 11th में आपने पढ़ा है। ऑक्टाहेड्रल का देखो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल में आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, उस मेटल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको एक एक्सिस में दिखा देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। ये लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड,
भाई इतना तो सबको पता है कि ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, सबको पता है, सबको पता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं कह दूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं कह दूं कि दिस इज एक्सिस, ये कोई एक एक्सिस है, मैं इसको y मान लेता हूँ। एक ये कोई एक्सिस है, इसको मैं x मान लेता हूँ। एक ये एक्सिस है, इसको मैं z मान लेता हूँ, x y z। अब देखो किस तरह से है, एक्स वाई जेड को आप करने के लिए आप देखो किस तरह से, ये अगर मैं मान लूँ कि ये आपका एक प्लेन है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस प्लेन में ये जो चीज़ आपको ऐसे दिखाई दे रही है वो ऐसे नहीं है बच्चे, वो ऐसे है, ऐसे लगेगी। तो एक एक्सिस वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऐसा है टुवर्ड्स यू और इनसाइड बोर्ड, बात समझ में आ रही है? तो स्पेस में है, 3D। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, अब होता क्या है, आपने डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर देख लिए, डी ऑर्बिटल्स आपने देख लिया। आपने जो डी ऑर्बिटल्स देखा है उसमें आपको मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो आपके 5 ऑर्बिटल थे, तो आपके 5 ऑर्बिटल थे और पांचों के पांचों डीजेनरेट थे, दैट मीन्स दे हैव ऑल सेम एनर्जी। अब जैसे ही लिगेंड्स जो है वो मेटल की तरफ आ रहा है, मेटल के ऑर्बिटल हैं, अब मेटल के जो 3 ऑर्बिटल हैं, ध्यान से बात सुनना, 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ध्यान से सुनते रहना, वो तो ऐसे हैं जो एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के बीच में है। और 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं उसके डी के जो एक्सिस पे हैं। और लिगेंड कहाँ से आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो थ्रू द एक्सिस आ रहा है। ध्यान तो यार, एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जो बीच में लिगेंड्स आएंगे एक्सिस पे जो है प्रेजेंट, उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ऐसे कौन लिगेंड, ऐसे कौन ऑर्बिटल हैं, 2 हैं सिर्फ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आपके यहाँ लिख दूँ मैं, ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स वाई है। स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो अब होता क्या है, अब ध्यान दो, 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके ऊपर रिपल्सन लगेगा, जिन पे रिपल्सन लगेगा उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बताया मैंने आपको। 2 ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई है, और 3 ऑर्बिटल्स की क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बेटा डेल्टा जीरो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं उसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से एक सेंटर में लेके चलूँ, इसको बोला जाएगा बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। ध्यान रखना, बेरी सेंटर से ऊपर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है +0.6 डेल्टा नोड। अच्छा, डेल्टा तो समझ में आता है, नोड क्या है, नोड नहीं है, ओ है, डेल्टा ओ, डेल्टा ओ। ओ का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। और जो नीचे का है वो क्या होता है, जो आपका एवरेज है उससे कम हो गई है, तो -0.4 डेल्टा नोड, इसको बोलते हैं -0.4 डेल्टा नोड, -0.4 डेल्टा नोड। ये कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो रटने पड़ेंगे। बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से नीचे कितना होता है 0.4 और ऊपर कितना होता है 0.6। ठीक है, चलिए, तो ये स्प्लिटिंग तो किसी में हुई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब ऑक्टाहेड्रल में एक और चीज़ याद रखेंगे, जो नीचे वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे, T2G, T2G। T से मतलब ट्रिपल समझ लीजिए आप, याद रखने के लिए, T से मतलब ट्रिपल। ऊपर वाले जो हैं उनको बच्चों बोलते हैं EG, EG, T2G, और इसको क्या बोलेंगे, EG। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब हम ऑक्टाहेड्रल में बात करेंगे तो उसमें T2G और EG 2 चीज़ें आएंगी, और ये आपका जो है डेल्टा नोड से आप इसको डिफाइन करेंगे। इतना चीज़ क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी समझो, ध्यान दो, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि जो लिगेंड ऐसे हैं, जो लिगेंड ऐसे हैं ऑक्टाहेड्रल में जो एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, जैसे ही लिगेंड उनकी तरफ आएगा ऑर्बिटल्स की, तो उनमें रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। जब उनमें रिपल्सन लगेगा तो उनमें जो रिपल्सन लगेगा उस रिपल्सन से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल एनर्जी थी उससे बढ़ गई, और जिन पर नहीं लगा उनकी कम हो गई।
जिन पे नहीं लगा उनकी कम हो गई। तो इसको बोलते हैं ईजी और इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। चलिए ईजी बोलते हैं इसको ऊपर वालों को, नीचे को T2G बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए देखिए अब इसमें आगे क्या करना है आपको। अब इसमें जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, अब इसमें कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अब हम कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स लिया बच्चों, नंबर 1 हमने लिया FeCN होल 6 पावर -1। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ही सोल्व करना है। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसकी x मान ली हमने 6 -1, क्योंकि -1 होता है -4, x -6 इक्वल -4, x की वैल्यू आ गई 6 - 4 इक्वल्स टू +2। x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से +2, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +2। उससे क्या पता चला, उससे ये पता चलता है कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe के ऊपर वो कितना है +2। लिख लीजिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 के साथ अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 24। आप उसके निकालते थे, आप लिखते थे नॉर्मल, क्या लिखते थे 3d6 4s2, तो +2 में ये s2 में से खत्म हो जाएंगे और यहाँ क्या बच जाएगा 4s0, 4s0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए अब आपको यहाँ रखना है d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल बना लीजिए अपना। ये हमने d ऑर्बिटल बना दिया है। इस d ऑर्बिटल को बना के 6 इलेक्ट्रॉन भरने, भरिए 1 2 3 4 5 6। s ऑर्बिटल बनाइए खाली। अब करना क्या है, s की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। अब देखो होता क्या है, आपके पास Fe में 6 इलेक्ट्रॉन है, इतना सबको क्लियर है। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 में से आपको क्या करना है, इन 6 ऑर्बिटल को जब CFT के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इनको स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कह रहे हैं Δ0। इनको T2G और इनको EG। अब देखो क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं, मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब देखो क्या करना है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनका आपको कैसे करना है, उनका आप कैसे करेंगे, तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन है उनको बैलेंस कराना है। कैसे कराएंगे, बैरी सेंटर भी है, चलो मान लीजिए बैरी सेंटर को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ बच्चों ये देखना है कि आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रोंग है कि वीक है, कि लिगेंड आपके पास स्ट्रोंग है कि वीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने VBT में पढ़ ली थी। स्ट्रोंग के लिए आप याद रखेंगे कि आपका CN स्ट्रोंग है, सबसे स्ट्रोंग CO है, आपका NH3 स्ट्रोंग में आता है, आपका NO2 आता है, आपका EN आता है, आपका EDTA आता है। ये सब आपके मेनली स्ट्रोंग में आएंगे, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। वीक में आपका कौन कौन आएगा बच्चों, वीक में आपका आएगा I नेगेटिव, वीक में आएगा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, आपका S2 नेगेटिव, ठीक है, आपका SCN नेगेटिव, ठीक है। ये इस तरह से आपके जो हैं, और जो न्यूट्रल होता है जो बीच में रहेगा वो H2O है। H2O से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको मैंने बताई थी VBT में, इस H2O से बाद वाले जो हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं और जो पहले वाले हैं वो आपके वीक लिगेंड हैं। क्लियर, चलिए इतना हो गया आपका। अब CN आपने देख लिया कि CN आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है। CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान दें जरा, जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज CFT ने दी थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसने दी थी, CFT ने दी थी, वो तो मैंने आपको बता दिया था VBT के अंदर। अब इसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी, हमें ये पता चल गया कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने से आपकी जो पेयरिंग है, जो आपकी पेयरिंग है वो हो जाती है। तो यहाँ भी वही करना है आपको। आप इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं D में, इन 6 इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करिए। 1 2 3 नीचे से भरेंगे, ठीक है, नीचे से भरेंगे। अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो आपकी जो पेयरिंग है वो हो जाएगी। जब आपकी पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग करिए, यहाँ आपने पेयरिंग कर दी, पेयरिंग करते ही 6 के 6 भरे गए, ऊपर नहीं गए, ऊपर नहीं गए हैं।
ठीक है, चलिए नहीं गए तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, कोई और एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। इसी में आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने लिया FeCl ले लीजिए, यहाँ Cl6-4, तो यहाँ से भी आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, Fe+2 24 इलेक्ट्रॉन है Fe+2 में। इन 20 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे आप 3d6 4s0। इसका d ऑर्बिटल जो है जब आप स्प्लिट करेंगे, अब इसका जो d ऑर्बिटल है उसको स्प्लिट करिए। इसको स्प्लिट जब आप करेंगे तो ये भी स्प्लिट होगा किसमें, 2 में और नीचे 3 में, और बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, Δ0। अब मुझे बताओ लिगेंड कैसा है। लिगेंड सर हमारे पास वीक है। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, नहीं होगी सर। पेयरिंग नहीं होगी तो सबको कैसे भरा जाएगा, आपको सिंपल, तो भरिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। T2G में कितने आए सर, EG में कितने आए बताओ, अभी बताते हैं, सिंपल। अब ध्यान देना क्या करना है, अब आपको याद रखना है, अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, अगर आपका, ये चीज़ लिख लेना यहीं पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड का अगर लिगेंड है आपका, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड में जो डेल्टा O है, डेल्टा जो O है वो आपका ज़्यादा होगा और पेयरिंग एनर्जी कम होगी। डेल्टा O ज़्यादा होगा तो आपका ऊपर इसको जंप करके इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है, देखिए नहीं जाएगा। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड जब होगा तो आपका जो डेल्टा O है वो कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, पेयरिंग नहीं करेंगे, तो वीक फील्ड में क्या होगा, ये यहाँ से कूद करके यहाँ ऊपर जंप करके चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आपको अगर ये दे दिया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या बनाएंगे, अब जो नहीं बनाएंगे इसकी वाले की, तो T2G में कितने हैं, T2G में सर 6 हैं और EG में 0 हैं। ये पूछा जा रहा है बस आपसे, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है T2G में आपके कितने हैं, 6 हैं और EG में 0 है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बताओ कितने होंगे। इसमें सर आपके T2G में तो कितने हैं 4 और EG में कितने हैं 2, T2G में तो 4, EG में 2। इसी के साथ साथ आप डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेट यहाँ भी बता सकते हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, डायमैग्नेटिक है ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक। और ये क्या है नीचे वाला, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन है सर अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक। सर बोहर मैग्नेटॉन में आपने यूनिट में आपने मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करा था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को आप यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल में जब स्प्लिटिंग देखते हैं बच्चों, तो हम लिख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं लिख देता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें स्प्लिटिंग जब आप देखेंगे, आपके पास d ऑर्बिटल है 5, डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि उनकी एनर्जी इक्वल है। जब वो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर सर कुछ ऐसा होता है। इस तरह से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। इस टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सिस के बीच में होता है, एक्सिस के बीच में आता है लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं आपके वो कहाँ से आ रहा है, एक्सिस के बीच से आ रहे हैं। सॉरी, अगर हम कोई भी एक्सिस यहाँ बना लें तो उनके बीच से लिगेंड आ रहे हैं। जब उनके बीच से लिगेंड आ रहे हैं तो उनमें जो स्प्लिटिंग होगी तो ऊपर जिनकी एनर्जी जाएगी, जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिन पर रिपल्सन लगेगा वो किन पे लगेगा, जो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के बीच में आते हैं। कौन कौन आते हैं सर, 3 आते हैं। क्या बोलेंगे उनको, T2G। 2 ऐसे हैं जो एक्सिस के होते हैं, उनको क्या कहेंगे, EG। उनमें हमने डेल्टा O लिखा था, यहाँ डेल्टा T लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे डेल्टा T। यहाँ भी बेरी सेंटर बना सकते हैं आप, ये बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर के ऊपर का डिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला भी उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा प्लस के 0.4 और नीचे आ जाएगा माइनस के 0.6 डेल्टा T। इतना बेरी सेंटर से ऊपर और इतना बेरी सेंटर से नीचे, ठीक है।
चलिए कोई एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। आपके पास एग्जांपल है NiCl4, इसमें -2 ले लेते हैं। जब ये आएगा तो x + 4 × -1 = -2। x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई +2। x की वैल्यू जब +2 यहाँ से आप लेके निकलते हैं तो Ni का ऊपर कितना आ गया +2। Ni का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni में थी आपकी 3d8 4s2, तो यहाँ 26 है तो 2 तो ये निकल जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको s के ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप। चलिए तो आपके पास है 3d8, ये d8 है। इस 5 में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इन 8 इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग जब आप करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएंगे और नीचे आपके 2 आ जाएंगे। इनके बीच के डिस्टेंस को डेल्टा t आप बोलेंगे। इसको आप क्या कहेंगे Eg और इसको क्या कहेंगे T2G। अब ध्यान देना क्या करना है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका लिगेंड है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? लिगेंड आपका कैसा है सर? वीक है ना। Cl वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होगा, जब ये वीक लिगेंड होगा तो आपकी पेयरिंग होगी सर? पेयरिंग तो नहीं होगी, जम कर जाएगा। चलिए तो 1 2 3 4 5 सिंगल ही सबको भर दिया हमने। अब उसकी क्या करेंगे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करिए 6 7 1 ऊपर 8, इस तरह से आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को Eg4 और T2G भी 4, Eg4 T2G 4, Eg4 और T2G 4। डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्या बता सकते हैं आप? आपने ये सब चीज पढ़ ली। आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आप एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों। आप एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम अपन लेके चलते हैं NiCN4 और -2। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू जो निकालेंगे, x की वैल्यू आप डायरेक्ट में लिख रहा हूँ तो x की वैल्यू डायरेक्टली बच्चों +2 आ जाएगी, क्योंकि -1 देता है Cn। ठीक है, यहाँ से जब आप निकालोगे Ni+2 तो Ni+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी निकल के आती है बच्चों 3d8। ठीक है, हम यहाँ d की बात कर रहे हैं सिंपली। तो इसके d इलेक्ट्रॉन जो हैं, d ऑर्बिटल जो है वो बना देता हूँ मैं। इन d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करेंगे तो ऊपर 3 आएंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल है, और नीचे 2 आएंगे। इसके बीच के डिस्टेंस को डेल्टा t में बोल रहा हूँ। ठीक, इसके जो ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो d में यहाँ प्रेजेंट थे, इन 8 इलेक्ट्रॉन की जब आप स्प्लिटिंग करेंगे, अब आप इसके लिगेंड देख लीजिए। इसका लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होने की लिगेंड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो आप भर लीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग, चलो कर लो पेयरिंग कर दी हमने 4, और ऊपर भी कितने आएंगे 4, 1 2 3 4। ऐसे ही भरना था आपको, 1 2 3 4 5, फिर आपके 6 7 8 ऐसे ही करते। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हर समय याद रखना है कि जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमेशा क्या होंगे आपके हाई स्पिन होंगे। पहले तो हमने हाई स्पिन लो स्पिन ऑन द बेसिस ऑफ किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन होगा, और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा। लेकिन आप याद रखेंगे कि हाई स्पिन हमेशा होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होंगे आपके हाई स्पिन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक भी बता सकते हैं। अगर यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक, और टेट्राहेड्रल हमेशा क्या होंगे हाई स्पिन होंगे। ठीक है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Eg में कितने हैं 4, और T2G में कितने हैं 4। और कुछ और कोई दिक्कत यहाँ से बताओ? आपने यहाँ से दोबारा से बता दिया, आपने इसकी इस हाई स्पिन या लो स्पिन बता दिया आपने। आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, आप इसकी T2G और Eg में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका समअप मैं आपको कराना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को ज़रूर लिख लीजिएगा।
चलिए एक स्पेशल केस भी होता है, उसको लेके चलते हैं थोड़ा सा। आपके पास एक तीसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो है NiCO4। NiCO4 NiCO4 की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो Ni के पास कितना है, +2। +2 कहाँ है, सॉरी Ni के पास कुछ नहीं, क्योंकि CO क्या है आपका, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका ऐसा है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से ओवरऑल चार्ज भी कुछ नहीं है, तो निकल निकल ही रहेगा। तो इसमें आपका जो 3D8 है और एक 4s2, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब आप इसकी स्प्लिटिंग करोगे, स्प्लिटिंग से पहले आपको एक चीज करनी है। स्प्लिटिंग से पहले आप क्या करेंगे कि ये दोनों ऑर्बिटल, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं s के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, तो ये वापस जो है क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। जब इनका पेयरिंग कर दोगे, स्पेसिफिक केस है बच्चों, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है आपके पेयर हो गए। अब ये जब आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो ऊपर कितने हैं, 3 हैं, नीचे कितने हैं, 2 हैं। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा T है, बराबर। ठीक, तो इसका जो है क्या आएगा आपका Eg4 और T2G6, डायमैग्नेटिक लो स्पिन। ठीक है, चलिए अब इसमें से आपको दो चीज याद रखनी है। सबसे नंबर वन चीज आपको CFP में याद रखनी है बच्चों, कि आपने जो स्प्लिटिंग की है डेल्टा O, अगर डेल्टा O आपकी ज्यादा है, पेयरिंग मतलब क्या है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे से ऊपर जाएंगे, पर डिस्टेंस ज्यादा है, वो किस केस में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पेयर होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स आपको बनेगा वो क्या है, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर दूसरा लगता है आपको, अगर आपका डेल्टा O इज लेस देन P किसमें होगा, वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में होगा तो उसको आप कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसको आप क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर डेल्टा O आपका कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो ऊपर चले जाएंगे और उसको क्या बनेगा, लो स्पिन हाई स्पिन, और दूसरे क्या बनेगा, लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको पता है, वीक फील्ड आपको पता है, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक को आप निकाल सकते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसमें इस तरह से करें, आप इसमें D1 करें, D2 करें, D3 अप टू D10 तक करेंगे, और ऊपर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करें। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आपको पता है क्या होगा, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है क्या होगा, कि टेबल आपको बनानी है। ये टेबल अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। यही आप टेट्राहेड्रल में काम कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल में से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा क्या होगा, आपका हमेशा टेट्राहेड्रल जो होगा वो हाई स्पिन होगा। ठीक है, हमेशा स्पिन होगा। सिर्फ एक केस आएगा D10 वाला, जिसमें जो लो स्पिन एंड हाई स्पिन इक्वली एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें जो आपके लो स्पिन और हाई